आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जमुई से, जहां हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया है। पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। सिकंदरा थाने के बिशनपुर गांव की यह घटना है। तो बिशनपुर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है फिलहाल। और बीते दिनों बिशनपुर गांव की चिंटू सिंह की जमीन विवाद में हत्या हुई थी और इसका आरोप गांव के ही 6 लोगों पर लगा है, जिसे पकड़ने पुलिस गांव पहुंची थी, लेकिन पुलिस पर ही हमला हो गया। और बगहा में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में आग लग गई। घटना रामनगर के रैली बाजार की है, जहां 3 मंजिला भवन में किराना की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन आग में जलने से लाखों की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। तो रामनगर के रैली बाजार की घटना, जहां एक दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो बगहा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगर के रैली बाजार की घटना है, जहां एक दुकान में आग लगी है। किराना दुकान बताया जा रहा है कि किराना की दुकान थी, आग लग गई। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है और लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद, काफी कोशिशों के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। इधर बिहार विधानसभा परिसर में बन रहे शताब्दी स्तंभ में स्वास्तिक चिन्ह को लेकर सियासी बवाल मचा है। तेजस्वी के विरोध ने विपक्षी दलों को राजनीति करने का मौका दिया, तो सत्ता पक्ष एक सुर में विरोधियों पर पलटवार कर रहा है। बिहार में स्वास्तिक वाली सियासत। आरजेडी को शताब्दी स्तंभ में स्वास्तिक से आपत्ति। धर्मनिरपेक्षता पर सवाल, विरोधियों पर वार। स्वास्तिक बहाना, सरकार पर निशाना। बिहार में स्वास्तिक वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए विधानसभा के मुख्य द्वार के ठीक सामने शताब्दी स्तंभ का निर्माण हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को जब बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर पटना पहुंचे थे, तो निर्माणाधीन स्तंभ का लोकार्पण किया गया था। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी स्तंभ को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम तो कम से कम जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक पद है, उसकी इज्जत करना हमको आता है। लेकिन हमने तो यही मांग की ना कि भाई अशोक पिलर होना चाहिए। और क्या कारण है, नहीं है, आप सब लोग जान रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगा दिया है। यही नहीं, आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए भी ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला किया है। सियासत पटना से शुरू हुई, लेकिन गूंज दिल्ली तक जा पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली में हैं। ऐसे में मीडिया के इस सवाल पर सीएम ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए सिर्फ इतना कहा कि वे आजकल यूं ही ट्वीट करते रहते हैं। असेंबली के स्पीकर जी ने सारी बातें कह दी हैं। कल वहाँ पर क्या बोलेगा तो करेंगे ही, और वहाँ के स्पीकर साहब भी वहाँ की सारी बात कर रहे हैं। एक सवाल है सर कि कल प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात, कौन सी क्या ट्वीट आजकल करते रहते हैं, खुद करता है कि कोई और कर देता है। वैसे स्वास्तिक चिन्ह पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी पर ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। सुनिए क्या कुछ कहा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने। समझिए कि हमारे सभी माननीय विधायकों के स्टेट के चिन्ह के रूप में स्वास्तिक के साथ ये है, सभी जगह लगा हुआ, सभी के लेटर पैड में ये स्वास्तिक का चिन्ह है। कुछ नयापन नहीं है, उनके भी लेटर पैड में स्टेट के चिन्ह में यही लगा होगा।
और जहां तक रह गई धर्मनिरपेक्षता की बात, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि लोग अपने धर्म को भूल जाएं, अपने विरासत, अपने संस्कृति को भूल जाएं। ये राष्ट्रवाद को कमजोर करता है। नहीं, अगर जो इस तरह की जानकारी, किन्हीं की जानकारी का अभाव है, तो वो बात कर लें, आपस में संवाद जरूरी है। जरा जरा सी बातों को लेकर सियासत का तड़का लगाने वाले विपक्षी नेता फिर से बिहार विधानसभा परिसर में बन रहे शताब्दी स्तंभ को लेकर सियासत को गर्म कर रहे हैं। ऐसे में स्तंभ के बहाने ही सही राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो तेजस्वी के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी ने तेजस्वी के समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो जेडीयू ने तेजस्वी को नास्तिक तक बता डाला है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी का समर्थन किया है। बिहार विधानसभा के अंदर में शताब्दी स्तंभ बनाए जा रहे हैं, उस पर अगर स्वास्तिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो इस पर तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अरे आपने कहा अशोक चक्र लगना चाहिए। अशोक चक्र तो विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का आसन है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो प्रवेश द्वार है वहां लगा हुआ है। आपको इसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि नहीं आती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को स्वास्तिक की जानकारी लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यूं तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन लगता है उन्होंने आज तक ठीक से विधानसभा का मुआयना भी नहीं किया है। इस वजह से उन्हें अशोक चक्र नहीं भी दिखा होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो अपनी आदत से मजबूर है, नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है। इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी। अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। संविधान के अनुरूप चलना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ में स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब समाजवाद के पुरोधा नहीं, अब वो संघवाद के मत योद्धा बन के रह गए हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह की स्मृति में जो विधानसभा के सामने स्तंभ बनाया जा रहा है, उसमें जिस तरह से अशोक चक्र नहीं दिया गया है, उसके बदले स्वास्तिक का चिन्ह है। ये बता रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई स्तंभ बनेगा विधानसभा के परिसर में जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। ये देश की संविधान के साथ और जो प्रतीक चिन्ह है हमारा, धर्मनिरपेक्ष छवि है इस देश का, उसके साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तों को लेकर चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने साफ कहा है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच कोई मतभेद नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है कि ललन सिंह और आरसीपी उनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और पार्टी एकजुट है। और यही हमारी बहुत बहुत शुभकामना है सर। बहुत लोग भ्रम है, सोच रहा है कि इनका ललन जी का और उनका ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम गलतफहमी है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के पार्टी में, इधर उधर है ही नहीं कुछ। अब बहुत लोग बहुत तरह अपनी अपनी भाषा बोलता है, उसके चलते कोई बात है, ये सब मत सोचिएगा। हम लोगों की पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा तो कोई अलग थोड़ी ही है, सब एकजुट हैं एक साथ। मेंबरशिप अभियान चलाएंगे आपके जन्मदिन पर आना है, उसको लेकर के थोड़ा सा नहीं, वो मेंबरशिप का कैंपेन तो समय पर चलेगा। कोई तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव जो होता है
वो 3 साल में, अभी उसका समय कुछ दिन के बाद आएगा, कुछ महीने के बाद, तो उसी समय होगा शुरू ना। झारखंड के धनबाद और बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही हटाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी और मगही बिहार झारखंड दोनों राज्यों की भाषा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के हित में ये नहीं है और जो ये कर रहे हैं वे अपना नुकसान कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, जो बिहार और झारखंड वो दोनों तो एक ही साथ रहा है ना, और बिहार और झारखंड का जो रिश्ता अलग होने पर भी, अरे हम लोग तो उसके पक्षधर थे, और हम लोगों का जो रिश्ता रहा है और झारखंड के लोगों का बिहार से, बिहार के लोगों का झारखंड से, वो कोई अलग नहीं है, एक साथ है। और जब कह रहे हैं कि 2 लैंग्वेज के बारे तो आश्चर्य की बात है, ये तो दोनों राज्य की भाषा है, ये मालूम ही नहीं है। जो बॉर्डर एरिया है पूरा सोच लीजिए, जो अलग हो गया है बिहार और झारखंड, उसी पूरे बॉर्डर को देख लीजिए। एक तरफ भोजपुरी का बगल में आपको दिख जाएगा और एक मगही, तो खैर आप भोजपुरी एक ही राज्य का है, यूपी में भी नहीं जी, वैसे बिहार और झारखंड एक ही था, उस सब का है। अगर इनके साथ भोजपुरी के साथ और मगही के साथ तो कर रहा है, ये बताइए, तो वो तो उधर भी मगही है, तो ये बात हमको आश्चर्य लग रहा है। भोजपुरी भी उधर है, तो ये बात तो हमको आश्चर्य लग रहा है। और ये सब बात अगर कोई कर रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि वो राज्य के हित में कर रहे हैं, वो पता नहीं किस कारण से कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी को स्थानीय भाषा से हटाए जाने पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी ने हेमंत सरकार से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की। कई सालों से वहाँ रहते हैं झारखंड में, जिनकी भाषा, बोलचाल की भाषा मगही और भोजपुरी है, तो मैं समझता हूँ, मेरा आग्रह होगा हेमंत जी से कि इस निर्णय पर वो पुनर्विचार करें और जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो इसकी पूर्व से मान्यता थी उसे बहाल करें। और भोजपुरी को हटाया गया है, ये अनुचित है और हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि हम भी आपके अलाइज पार्टी हैं, और मगही और भोजपुरी को जब राष्ट्र के स्तर पर दिया गया है तो फिर आपके यहाँ झारखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि फिर से एक बार पुनर्विचार कीजिए। देखिए, झारखंड सरकार क्षेत्रीय विषमता को जन्म दे रही है और झारखंड सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है, भोजपुरी और मगही को वहाँ की सूची से हटा करके, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कहते हैं कि झारखंड सरकार ध्यान भटकाने के लिए वहाँ कई सारे मुद्दे हैं, उनसे इस तरह के मुद्दों को तूल दे रही है। झारखंड सरकार वहाँ पर ओबीसी को 27% आरक्षण पहले सुनिश्चित करे, वहाँ जो हर समाज के लोग हैं उनके हक हकूक और समेकित और उचित भागीदारी सुनिश्चित करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने सिवान के अस्पताल के बेड पर कुत्ता घूमने की तस्वीर दिखाकर सवाल खड़ा किया और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में ऐसी स्थिति है तो और जगहों की स्थिति क्या हो सकती है। इतना बड़ा, इतना गंभीर मामला, एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में आईसीयू में कुत्ते लेटे हुए, और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। वहां अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। कटिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग एमएलसी चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कटिहार आरजेडी ने एमएलसी प्रत्याशी के रूप में कुंदन यादव को उम्मीदवार बनाया और मेगा सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। लेकिन इसी सदस्यता अभियान के दौरान कुंदन यादव को समर्थन नहीं करने के आरोप में आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद मजहर को आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी कुंदन यादव के गुर्गों ने बुरी तरह पीटा। पीड़ित मोहम्मद मजहर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हम स्वच्छता अभियान में बैठे हुए थे, बोला कि हमको टुनटुन यादव, सन्नी बोला के बाहर लेके गए हम पंडाल से, बोला तुम विरोध करते हो कुंदन यादव का।
इसी में मारने लगा हमको फट से। धर्म लेके अभी जाति सूचक गाली देना, भद्दी भद्दी गाली देना शुरू कर दिया। घटना है उसकी निंदा करते हैं। राजनीति में कहीं अपराध का स्थान नहीं है और पार्टी के साथ ही कोई बात है तो पार्टी माननी चाहिए, लेकिन इस तरह से। ईडी की टीम ने नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने गया के बड़े व्यापारी दंपति का 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बड़े व्यापारी हैं धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन ने करोड़ों रुपए ब्लैक मनी को बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की मिलीभगत से सफेद किया था। इसके बाद ईडी ने जांच कर शहर के सिविल लाइन थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। गया से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एलन लिली। कारोबारी के 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। दरअसल यह मामला 2016 का है, जब नोटबंदी के दौरान और उसके पहले गया में बैंक ऑफ इंडिया की जीबी रोड ब्रांच में करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी ने गया के बड़े कारोबारी धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन की अचल संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। कारोबारी धीरज जैन मेमर्स सर्वोदय ट्रेडर्स के मालिक है और ईडी ने इनके और इनकी पत्नी के नाम पर 7.5 करोड़ रुपए के 13 प्लॉट और बैंकों में जमा लगभग 57 लाख रुपए जब्त किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में सिविल लाइन थाना में कराए गए 2 मामलों के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पर जांच शुरू हुआ था और जांच के बाद यह बात सामने आई थी कि गया के एक बड़े कारोबारी मोतीलाल ने जीबी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों के साथ साठगांठ से कई खातों का दुरुपयोग किया था और अपने खाते में लगभग 44 करोड़ रुपए अवैध तरीके से जमा कराए थे और इन पैसों को अलग अलग खातों में, बैंक खातों में फर्जी के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि इसके जो शिकायतकर्ता है वह शशि कुमार है और अजय कुमार है और जो सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज किया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि ईडी ने अभी अस्थायी तौर पर संपत्ति को जब्त किया है और आने वाले दिनों में अस्थायी तौर पर इनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा। एलन लिली, न्यूज 18 गया। दरभंगा में जमीन के एक टुकड़े के लिए 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिव कुमार झा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिव कुमार झा को मधुबनी के सहारघाट इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें अब तक मुख्य आरोपी शिव कुमार झा के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 फरवरी को जबरन जमीन कब्जा करने में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 महीने के नवजात की गर्भ में ही मौत हुई थी। देखिए, ये 10 तारीख की जो घटना थी उसमें एक नामजद और करीब 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसमें जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, इनकी बीती रात्रि गिरफ्तारी हुई है और वो मधुबनी जिला अंतर्गत सहारघाट के पास से गांव बाजार है, बाजार के से सहार की जिला रास्ता जाती है, उसी बीच में गिरफ्तारी हुई है और ये अपने किसी के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। उसी क्रम में हम लोग की जो टीम बैठी हुई थी इन्हें पकड़ लिया और इनसे जो पूछताछ हम लोग की हुई है, रात्रि में भी पूछताछ हुई और अभी पूछताछ चल भी रही है। इसमें कुछ जो लड़के और शामिल थे उनके नाम भी हम लोगों को बताए गए हैं और उसमें पहले भी कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नाम बताए गए थे उसमें जैसे 9 लोगों की गिरफ्तारी अज्ञात में से हो चुकी है। पूर्णिया के रुपौली थाने के आझोकोपा गांव में कल अतिक्रमण खाली कराने गई पुलिस पर पथराव और घर में आगजनी मामले में 9 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि करीब 2 दर्जन अज्ञात लोगों पर रुपौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इन लोगों पर पुलिस पर हमला करने, अपने ही घर में आग लगाने, हंगामा करने की प्राथमिकी दर्ज की गई। और आपको यह बताएं कि इस आगजनी में कल 6 लोग जले थे, 6 घर जल गए थे। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये 10 तारीख की जो घटना थी उसमें एक नामजद और करीब 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसमें जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, इनकी बीती रात्रि गिरफ्तारी हुई है और वो मधुबनी जिला अंतर्गत सहारघाट के पास से गांव बाजार है, बाजार के से सहार की जिला रास्ता जाती है, उसी बीच में गिरफ्तारी हुई है और ये अपने किसी के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। उसी क्रम में हम लोग की जो टीम बैठी हुई थी इन्हें पकड़ लिया और इनसे जो पूछताछ हम लोग की हुई है रात्रि में भी। सीएम नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के छोटे बेटे अक्षय की शादी में शामिल हुए। स्वाति के साथ अक्षय की शादी नोएडा के सेक्टर 121 के केलियो क्वांटी में हुई है।
सीएम नीतीश कुमार के अलावा बिहार कैबिनेट के कई मंत्री समेत कई लोग वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी हुई। पेशे से वकील सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी स्वाति से हुई। स्वाति के साथ अक्षय मोदी की शादी नोएडा के सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी में हुई। शादी की अन्य रस्में भी पूरी हुई। इससे पहले दुल्हा अक्षय और दुल्हन स्वाति ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जयमाला की रस्म पूरी की। इधर सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे बिहार के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। स्वाति अक्षय की शादी में पहुंचे नेताओं का सुशील मोदी खुद स्वागत करते दिखे। इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह को सादगी के साथ ही संपन्न कराया गया। और बात खेल जगत से जुड़ी हुई ऐसी खबर की जिसे सुनकर सभी भारतीयों की बाँछें खिल जाएंगी। 40 साल बाद भारत आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। आईओसी के 139वें सत्र के लिए बोली भारत ने जीत ली है। मुंबई को मिली आईओसी सेशन की मेजबानी। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट बाग फॉर द ऑनर एंड द अपॉर्चुनिटी। Thank you to all my dear friends and colleagues in the IOC for your vote of confidence. 40 साल बाद भारत को मिली मेजबानी। To ensure you have a wonderful experience during the session, I truly believe that together we can achieve something very special. So dear friends, I look forward to having the honor of welcoming you all to Mumbai in 2023. नीता अंबानी ने जताया आईओसी का आभार। On behalf of 1.3 billion Indians, I thank you all for your faith in us and I look forward to welcoming all of you to our great nation. मई-जून 2023 में मुंबई में आईओसी सेशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ये बैठक अगले साल मई-जून के महीने में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद आईओसी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. भारतीय प्रतिनिधि मंडल में नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर बत्रा, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल थे। बीजिंग में चल रहे आईओसी की वार्षिक सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्चुअल तरीके से आगामी बैठक की मेजबानी के लिए भारत का पक्ष रखा। I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. सत्र में आईओसी के सदस्य ओलंपिक चार्टर और ओलंपिक की मेजबानी के लिए शहरों के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। साथ ही 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश का चुनाव करना और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए खेल शेड्यूल को तय करना इस सत्र के एजेंडे में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे देखिए जोहार झारखंड। देखभाल कर रही है और उसके माँ बाप के विषय में